नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर की थी कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और उनकी विशेषता को समझा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि संवैधानिक और सांविधिक में अंतर क्या होता है। तो जैसे कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं, तो उनको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद फिर आगे यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि संवैधानिक निकाय पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर गैर संवैधानिक निकायों पर पहुँचेंगे। तो संवैधानिक निकाय क्या क्या है, तो आज से इसमें संवैधानिक निकाय शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आज हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग की। तो इसमें निर्वाचन आयोग की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या अधिकार निर्वाचन आयोग को प्रदान किए गए हैं, संविधान में इसका जिक्र कहाँ पर किया गया है, ठीक है, ये किस प्रकार की संस्था या किस प्रकार का निकाय है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, और ये मेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीएससी की किसी, ठीक है, सभी प्रकार से। तो ठीक, हम शुरू करते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग जो है संविधान में जो है अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना चाहिए मेंस एग्जाम में लिखने के लिए, या फिर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 324 के अनुसार देखिए, आप पहले यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और इसकी पीडीएफ जो है अगर आप चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी इस वीडियो के बाद में, ठीक है। ओके, तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि चीज़ों को सुनने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। कोई भी गाना आपने देखा होगा कि आप लिख कर उसको नहीं याद कर सकते, ठीक है, ज़्यादा सुनेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। ओके, तो ठीक है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। देखिए, चाहे इसको चुनाव आयोग कहें या फिर निर्वाचन आयोग कहें, ठीक है, एक ही बात है। तो निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग जो है किसका किसका चुनाव कराता है, एक तो संसद का, दूसरा राज्य विधानमंडल के चुनाव, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके पदों के लिए भी चुनाव करवाता है, इनका संचालन करता है, इनका निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही होती है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो गई कि जो निर्वाचन आयोग है वो संसद का चुनाव और राज्यों में होने वाले जो राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो भी चुनाव होते हैं उनको भी चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है, ठीक है। केंद्र व राज्य दोनों के लिए एक ही है, अर्थात यह अखिल भारतीय संस्था है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान संस्था है। यह राज्य के लिए अतिरिक्त अलग से किसी संस्था का निर्माण नहीं किया गया है चुनाव कराने के लिए। अर्थात राज्यों में जो चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव जैसे आपने देखा होगा, वो भी निर्वाचन आयोग, यही निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है, इसी को अधिकार है। लेकिन तो आप कहेंगे कि जैसे कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं या निगम के चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है। राज्य विधानमंडल के चुनाव तो चलो ठीक है, यहाँ पर बात हो गई कि ठीक है, यही निर्वाचन आयोग ही कराता है। जो संसद का करवाता है वही राज्य विधानमंडल का करवाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पंचायत चुनाव होते हैं या फिर निगम या नगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है। तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसके अनुसार, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों और निगम जो है इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो उसके बाद जो है इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई राज्य चुनाव आयोग की, जिसका कार्य है केवल इनका चुनाव कराना, यानी पंचायतों का चुनाव और निगम चुनाव, ये जो है कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग अलग से, ठीक है। लेकिन राज्य विधानमंडल का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग ही कराता है, जो एक अखिल भारतीय संस्था है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इनकी संरचना पर, मतलब कि इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्थात निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं,
जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग में भी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो एक ही होता है और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी संख्या राष्ट्रपति जो है निर्धारित करते हैं कि कितनी रहेगी। लेकिन वर्तमान में, कई वर्षों से आपने देखा होगा, वर्तमान में जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, वर्तमान में ये है। तो इसको आप याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी संख्या है वर्तमान में। तो वर्तमान में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। तो चाहे आप चुनाव आयुक्त कहिए या निर्वाचन आयुक्त कहिए, एक ही बात है। इनका वेतन और सुविधाएं इन तीनों की एक जैसे समान होते हैं। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वर्तमान में, इन तीनों का वेतन और सुविधाएं समान होती हैं। और ये वेतन और सुविधाएं जो भी हैं इनको प्राप्त होती हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती हैं। जो सुविधाएं और जो वेतन और भत्ते और जो लाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं, वही निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनको प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे वहाँ पर आपको यहाँ पर दे देंगे कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट दे देंगे ऑप्शन, तो वो गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर कार्यकाल जो है कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अर्थात अगर इनकी 65 वर्ष की आयु पहले हो जाती है तो ये रिटायर हो जाएंगे, या फिर अगर इनकी आयु कम है तो ये 6 वर्ष तक तो रहेंगे, इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके बाद इनको कुछ स्वतंत्रता भी प्राप्त है। आसानी से इनको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आता है। तो किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा प्राप्त है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पर नहीं, आप ध्यान दीजिए कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति महोदय ही उनको नियुक्त करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई यहाँ पर। दूसरी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नहीं, उसको हम अभी नीचे देखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है? जिन आधारों या जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, उसी आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। तो इनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत यानी विशेष बहुमत पारित करना होगा, संकल्प पारित करना होगा, और उसके बाद ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तब, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। तो इसी प्रकार से एक यहाँ पर आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का भी आप याद रखिए कि उनको भी इसी आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो अब नीचे बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा व शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, इसका मतलब हुआ। ठीक है, इन शब्दों पर आप बहुत ध्यान दिया करें। यहाँ पे लिखा हुआ अलाभकारी परिवर्तन नहीं, मतलब कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा ये तो ऊपर अभी हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में कि उनको किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है, उनकी क्या प्रक्रिया है। लेकिन बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जैसे कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, या इनकी मदद के लिए प्रादेशिक आयुक्त भी होता है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके अलावा भी अगर ज़रूरत महसूस होती है तो राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश करके प्रादेशिक आयुक्त की भी नियुक्ति की हो सकती है। तो इनको, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा ये जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है? इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश करेंगे तो इनको हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है।
शक्ति और कार्य, तो इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी। निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियाँ आप यहाँ पर याद रखें कि 3 प्रकार की इनको शक्तियाँ या अधिकार प्राप्त होते हैं। पहले एक तो इनको प्रशासनिक शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होते हैं, और सलाहकारी और शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होते हैं, और तीसरा जो है वो इम्पोर्टेंट, जो अर्ध न्यायिक। ठीक है, अगर कोई विवाद हो जाता है निर्वाचन से संबंधित तो ये न्यायालय की भांति भी कार्य कर सकते हैं, तो इनको समझेंगे अलग अलग कैसे कर सकते हैं ये। तो लेकिन ये चीज़ आप याद रखें कि प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक 3 प्रकार की इनको शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होते हैं और कार्य। तो जैसे कि प्रशासनिक अगर इनका देखें, प्रशासनिक स्तर पर क्या कर सकते हैं ये, जैसे कि निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना यानी रजिस्टर करना, ये काम भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। उसके अलावा निर्वाचन की तिथि और समय सारिणी जो है वो निर्धारित करना तथा नामांकन पत्रों की जांच करना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है, वहाँ पे ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है या निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग ही जो है वो निर्वाचन की तिथि यानी चुनाव की तिथि और समय सारिणी निर्धारित करता है, और जो उम्मीदवार होते हैं वो नामांकन पत्र जो दाखिल करते हैं उसकी जांच भी जो है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। इसके बाद है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, अर्थात जो राजनीतिक दल जितनी पार्टियां हैं उनको मान्यता प्रदान करना, ये काम किसका है, ये भी निर्वाचन आयोग का ही है। और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, उनको जो चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है वो भी चुनाव आयोग ही प्रदान करता है, उनको देता आवंटित करता है। इस संबंध में हुए विवादों के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। अगर मान्यता प्रदान करने या फिर चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद अगर हो जाता है तो इस संबंध में ये न्यायालय की भांति कार्य करता है। कौन, निर्वाचन आयोग, मतलब उसका निपटान भी चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गई अर्ध न्यायिक शक्तियों की तरह, यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा था ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। संसद व विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना यानी सलाह देना। देखो, संसद के सदस्य या फिर विधानमंडल के सदस्य, अगर मान लीजिए चुनाव हो गया और उनमें, या फिर चुनाव से पहले चुनाव हो गया, संसद व विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, अगर वो अयोग्य पाए जाते हैं तो इस संबंध में वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह दे सकता है। तो संसद के मामले में वो जो है राष्ट्रपति महोदय को सलाह देता है चुनाव आयोग, और अगर विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित आयोग की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न है तो वो राज्यपाल महोदय को सलाह देते हैं। कौन, चुनाव आयोग। तो इस प्रकार जो है वो सलाहकारी एक संस्था की तरह भी कार्य करती है। तो जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक, तो ये आप याद रखिए। देखिए, पढ़ने से, केवल पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो इसलिए आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है निर्वाचन के समय आचार संहिता निर्मित करना। तो ये काम किसका है, ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। अगर निर्वाचन के समय कोई हिंसा हो जाती है या मतदान केंद्र, जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मतदान केंद्र लूट लिया गया, इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, या फिर अनियमितता के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, तो ये अधिकार किसका है, ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ पॉइंट तो याद रहेंगे ही इंपॉर्टेंट, तो उनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद है चुनाव परिणामों के आधार पर राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का दर्जा प्रदान करना। चुनाव परिणाम अर्थात चुनाव में जितनी सीटें वो जीतते हैं उसी के आधार पर उनको, इसकी एक मतलब एक इसका एक क्राइटेरिया है, वो हम राजनीतिक दल वाला जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे कि चुनाव जो परिणाम, जब चुनाव में कोई राज्य, कोई जो पार्टी है वो कितनी सीटें जीत ले तो उसको या कितने प्रतिशत मत हासिल कर ले तो उसको राज्य स्तर का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, और कब उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया जाता है दलों का। ठीक है, तो दोस्तों ये निर्वाचन आयोग से संबंधित हमारा आज का ये लेसन था, और कैसा रहा आप हमें इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियोस जल्दी जल्दी आपको प्राप्त हों।
तो अगर इसकी पीडीएफ आपको ये चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अपना है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट लगे, या फिर चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।